अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज हम बात करेंगे अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस के जो मुलजमान हैं उनकी बरियत, उसके बाद उनकी नज़रबंदी को जो कलअदम करार दिया गया है उस हवाले से, और उसके बाद जो एक तवील अरसे तक केस चलता रहा ट्रायल कोर्ट से, तो अहमद उमर शेख और उनके 3 जो साथी थे उनको सज़ा हुई और उसके बाद हाई कोर्ट से उनको बरियत हो गई, उनको छोड़ दिया गया, क्या उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया। क्या तफ्तीश में ऐसे नुकास से क्या ऐसी जो खामियाँ थीं जिसकी वजह से मुलजमान जो है 18 साल बाद हाई कोर्ट से बरी हो गए। मेरे साथ मलिक अल्ताफ़ जावेद साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं। इनसे मालूम करूंगा क्योंकि इन्होंने काफ़ी रिसर्च की हुई है इस केस के हवाले से। अल्ताफ़ साहब, ये बताइएगा कि ये सारा केस आपने पढ़ा, क्या ऐसी खामियां थी पुलिस की जो तफ्तीश की जिसकी वजह से मुलजमान हाई प्रोफाइल केस होने के बाद ये ताख़ीरी अरबों की वजह से ताख़ीर का शिकार रहा और मुलजमान जेल में रहे अरसे तक, लेकिन बरी हो गए, क्या वजह थी ऐसी? शायद भाई अस्सलाम वालेकुम और तमाम व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। शायद भाई असल में अगर हम यहाँ पे आ जाएं, हम देखें जो क्रिमिनल कानून है उसके कुछ ना बेसिक लवाज़मात होते हैं। आपने एलिगेशन को साबित करना होता है, जो एलिगेशन साबित करना होता है उसके कुछ बुनियादी जुज़ियात होती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो केसेस आते हैं वो अमूमी तौर पे 2 तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एविडेंस के और दूसरे होते हैं सिरकमस्टांशियल एविडेंस के। डायरेक्ट एविडेंस ये होती है कि कोई बंदा जुर्म कर रहा था, एक जुर्म कर रहा था, बी ने देखा, बी ने अदालत में आके अपना बयान दिया और उन्होंने वहाँ पे उसकी मौजूदगी डिस्प्यूटेड नहीं थी, बाकी चीज़ें डिस्प्यूटेड नहीं थी, तो चले जी वो केस साबित हो गया। दूसरा होता है सिरकमस्टांशियल एविडेंस का केस। सिरकमस्टांशियल एविडेंस का केस होता है वाक़याती शहादत, हम उसको कहते हैं वाक़याती हक़, यानी कि वाक़यात की कड़ी को आपने 1 बाय 1 उसको इस तरीके से जोड़ना होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि जो वाक़याती शहादत की बिना पे जो आपने सज़ा देनी है उसमें शहादत का जो एक सिरा है वो मकतूल के पाँव के अंगूठे से शुरू होगा और मुलजिम की गर्दन तक जाएगा और बीच में कोई लिंक मिसिंग नहीं होना चाहिए, कोई चेन मिसिंग नहीं होनी चाहिए। कोई चेन मिसिंग होगी, कोई लिंक मिसिंग होगा तो इसका फ़ायदा जो है वो अक्यूज़ड को जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाती है हमारे मेन उसकी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें जो तफ्तीश की जो खामियाँ हैं वो यहाँ पे सामने आ जाती हैं। हमारी तफ्तीश जो है वो अनसुपरवाइज्ड होती है। हम सारा इन्हिसार जो है वो तफ्तीशी अफसर की सलाहियतों पे करते हैं, जबकि उसके साथ एक कानूनदान को होना चाहिए, प्रोसिक्यूटर को होना चाहिए। प्रोसिक्यूटर आए, उनको बताए, जिस दिन FIR दर्ज हो, जो 14 दिन का टाइम है और चालान जमा करवाने के लिए 3 दिन का हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, यानी कि इन टोटल हम कह सकते हैं कि भी हमें 17 दिन का हमारे पास टाइम होता है। उसमें जब हम ये जो चालान बन रहा होता है, जब ये हक़ाइक़ जमा हो रहे होते हैं, उस वक्त पे प्रोसिक्यूटर का काम है, प्रोसिक्यूटर साहब जो है वो उसको IO को गाइड करेंगे कि भाई तुम वाक़याती शहादत लेके आ रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि भाई जी अल्टीमेटली इस बंदे ने ये फ़लाँ को जो है वो कत्ल किया, तो वो पूरा लिंक तो डेवलप करें, आप लिंक डेवलप करें। कोई फ़ोन कॉल लेके आएँ, फ़ोन कॉल लेके आने के बाद जो है वो आप उस बंदे की वहाँ पे उस दिन पे प्रेजेंस शो करें, उसके बाद इस बंदे का वहाँ से जाना शो करें। कोई बंदा ऐसा लेके आए जो आके बताए कि भी हाँ जी मुझे फ़लाँ A ने बताया था कि जी मैं B के साथ जा रहा हूँ, B ने C को बताया था कि भी जी मैं फ़लाँ को लेने जा रहा हूँ, C ने D को बताया कि भी जी ये A और B जो है ये फ़लाँ जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये इस तरीके से एक चेन ऑफ इवेंट्स बनती है। अब इस केस में जो है वो सारा दारोमदार जो है वो एक छुरी पे है जी, एक छुरी पे है। वीडियो में उनका चेहरा नहीं आ रहा। अब आपके पास छुरी, आप छुरी से कैसे साबित करेंगे? छुरी से साबित, आपने जिस दिन छुरी प्रिजर्व कर ली थी, आप उसी दिन उसको फिंगरप्रिंट के लिए लेके जाते हैं, एक्सपर्ट उसका मुआयना करता, फिंगरप्रिंट जो है वो प्रिजर्व होते, उसके बाद जो है वो आप उसको अक्यूज़ड के उसके साथ फिंगरप्रिंट्स के साथ मिलाते। अगर वो दोनों मैच कर जाते, आप कोर्ट को बताते कि हाँ जी यही बंदा है, बिल्कुल यही बंदा है, क्योंकि फिंगरप्रिंट मैच कर रहा है। फिंगरप्रिंट जो है वो एक यूनिवर्सल चीज़ है, आपके मेरे साथ नहीं मैच कर रहे, मेरे इनके साथ मैच नहीं कर रहे, उनके साथ मैच नहीं कर रहे। तो ये वाली वो मेन खामियां थी। दूसरा, केस चाहे हाई प्रोफाइल हो या लो प्रोफाइल हो, हम हाई प्रोफाइल इसलिए कह देते हैं कि भी जी उसमें चूँकि वो एक अमेरिकन सहाफ़ी था। मैं कहता हूँ कि जी पाकिस्तानी बंदा अगर होता तो वो केस हमारे लिए उससे बहुत ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी हमारे लिए हाई प्रोफाइल है, ना कि एक जो है वो अमेरिकन हाई प्रोफाइल है। दोनों के लिए हाई प्रोफाइल या लो प्रोफाइल क्रिमिनल जस्टिस के पैमाने एक ही हैं।
प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित करना होता है। जब आपने इस्तगासा ने कहा कि इस बंदे ने कत्ल किया, तो ये इस्तगासा का काम है कि इस्तगासा साबित करे कि जी यही बंदा था जिस बंदे ने ये कत्ल किया। तो इसमें तफ्तीश में बुनियादी खामियां थी, लैक ऑफ सुपरविजन था, लीगल एक्सपर्ट की राय नहीं थी जो कि पहले दिन से होनी चाहिए थी। तो वो जो चेन इस्टेब्लिश करनी थी वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोसिक्यूशन ये कहे जी चूँकि हमने केस बनाया है और हमारी इस बंदे के साथ कोई दुश्मनी नहीं है तो लिहाजा आप जो है वो इसको सज़ा दें। फरमाइश की बुनियाद पर सज़ा नहीं हो सकती पूरी दुनिया में, आपने सबूत देने होते हैं। इसमें जो बाहर से भी एक तफ्तीशी टीम आई थी, यहाँ पाकिस्तान से भी आला सतह पर तफ्तीश हुई थी, सिर्फ तफ्तीशी अफसर या पुलिस के तफ्तीशी अफसर पे नहीं थी, शायद आला सतह पर हुई थी। तो कौन कौन से ममालिक से या कहाँ से यहाँ तफ्तीशी टीम आई थी और उन्हें एविडेंस कलेक्ट करने में मदद की थी और उसके बाद फिर सज़ा तक आगे मामला गया? देखें जी, रिपोर्टेडली FBI और जो है वो उनके अमेरिका के जो है वो उनके जिनको वो अंडर कवर एजेंट्स कहते हैं वो लोग आए थे। उसका जो है वो आपको जजमेंट में भी हवाला मिलता है। बट उन्होंने किया क्या? उन्होंने कुछ नहीं किया जी। वो जाए वो कुआ पे नहीं गए, वो हैदराबाद में नहीं गए, वो किसी और जगह पे नहीं गए, ठीक है। वो यहाँ पे एम्बेसी में बैठ के उन्होंने जो है वो अपनी सारी की सारी तफ्तीश की। अब वो मुख्तलिफ़ लोगों को अपने वो हाई प्रोफाइल होने का फ़ायदा उठाने के लिए वो लोगों को बुला रहे थे कि जी आप आ जाएं, आप हमें इस चीज़ पर असिस्ट करें। उनकी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक लैपटॉप की हद तक थी। असल जो फील्ड की एविडेंस थी वो हमारी लोकल पुलिस ने प्रिजर्व की थी। एविडेंस मुनासिब एविडेंस थी, मगर उसमें जो आपने लिंक डेवलप करना था वो लिंक नहीं डेवलप हो पा रहा था। इसलिए वो गैर आपको बैरूनी इदारों की मदद की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, कतई कोई ज़रूरत नहीं है। आपके ज़ाब्ता फ़ौजदारी में कहीं नहीं लिखा हुआ, पीनल कोड में कहीं नहीं लिखा हुआ। वो ठीक है, वो कोई एक जो है वो एडवांस लेवल की फ़र्ज़ करें कोई जैसे उस वक्त पे लैपटॉप एक नई चीज़ थी, उस वक्त पे लैपटॉप एक नई चीज़ थी, तो इसलिए उन्होंने लैपटॉप के हवाले से अपनी कुछ एक्सपर्टीज़ आके बता दी कि उसको ब्रेक कैसे करना है, लॉक कैसे खोलना है, उसका जो है वो एनालिसिस कैसे करना है। बाकी तो जो हमारा अपना कानून है CRPC, वो हमारी इन्वेस्टिगेशन उसके मुताबिक चल रही थी, हमारी गवाहियाँ उसके मुताबिक इकट्ठी हो रही थी। तो लिहाजा उसकी हमें ना तो मदद की कोई ज़रूरत थी, ना उन्होंने कोई खातिर खा मदद की। बात यह है कि जो मैं बहैसियत वकील मैं समझता हूँ कि अगर पहले दिन पे कोई एक अच्छा वकील इस केस में हायर कर लिया जाता प्रोसिक्यूशन की तरफ से, या इवन प्रोसिक्यूटर साहब को इन्वॉल्व कर लिया जाता, जो कि बताते कि जी इस केस को साबित करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ये है और हमें इसके ये रिक्वायरमेंट्स हमें पूरी करनी है, तो ये इसके केस के नतायज जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। जो आपने रिकॉर्ड देखा केस का, तो आपको लगता है कि ये जो मुलजमान बंद किए गए थे, अहमद उमर शेख और उनके 3 साथी जो हैं, क्या ये मुलजमान किसी न किसी तरीके से उनकी कड़ी मिलती है कि ये इस केस में अगवा करने में, कत्ल करने में, कुछ न कुछ हद तक भत्ता तलब करने में या उसकी अगवाकार के हवाले से जो भी, क्या ये मुलविस नज़र आए हैं आपको इस सारे रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात की रोशनी में? शायद भाई आप तौहीन अदालत करवाना चाह रहे हैं। अदालत में केस चला, अपील में सारी चीज़ें डिस्कस हुई, अपील में ये चीज़ें साबित नहीं हो सकी, प्रोसिक्यूशन अपनी ये चीज़ें साबित नहीं कर सकी, उनका लाना ले जाना। प्रोसिक्यूशन क्या साबित नहीं कर सकी, थोड़ा तफसील से बताइएगा। प्रोसिक्यूशन जी अपनी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो साबित नहीं कर सकी। बुनियादी चीज़ें मतलब भी उनको ले जाना, उनका मिलना, ठीक है। अब वो एक मुबहम सी चीज़ें जिनकी बेसिस पे जो है वो उन्होंने अपना ये जो है वो थ्योरम जो है वो डेवलप किया था कि जी पिंडी के एक होटल में एक बंदे का होटल लेना, उसके बाद जो है वो उसका डैनियल पर्ल का वहाँ पे जाना, ठीक है, और उसकी मकतूला का जो है वो मकतूल की जो है वो बेवा का जो है वो ख़त लिखना। ये वो चीज़ें थी जिनको अल्टीमेटली जाके जहाँ पे आपका यानी कि ये समझ लें कि इन्वेस्टिगेशन के लिए एक किक स्टार्ट पॉइंट था, एक अच्छा किक स्टार्ट पॉइंट था, मगर आपने आगे चल के ये कड़ियाँ मिलानी थी, ये कड़ियाँ आपकी नहीं मिल पाई। तो इन मुलजमान से अपील में जो चीज़ सामने आई, ये मुलजमान जो है वो ना अगवा करने में शामिल थे, आप कह रहे हैं, ना इनका कोई कत्ल करने में किरदार था, कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं हो सकी अपील में? जी बिल्कुल यही चीज़ है। आप देखें, एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है पूरी दुनिया का कि आपने 100 गुनाहगार छोड़ सकते हैं आप, मगर एक बेगुनाह को आप सज़ा नहीं दे सकते, एक चीज़। दूसरी बात कि आपने अपना केस जो है वो बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट प्रूव करना है।
ये वो स्टैंडर्ड है जिससे ना वेस्ट इनकार कर सकता है, ना यूनान इनकार कर सकता है, ना हमारा जो है वो हमारे पास इस चीज़ से कोई इनकार है। अब जब इन स्टैंडर्ड्स पे हम आते हैं तो प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर सकी। प्रोसिक्यूशन को कुछ एविडेंस मिल गई। अब ये ऐसे ही होता है कि जैसे हमारे पास अमूमी तौर पे तफ्तीश जब शुरू होती है तो तफ्तीशी अफसर कहता है कि भाई आपको जिस पे डाउट है आप बता दें, या इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए कि भी यार जिस वक्त पे ये वक़ूआ हुआ फ़लाँ साहब भी वहाँ पे देखे गए थे। कुछ इस तरह की बातों की बुनियाद पे ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी जिसको आगे फिर पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया जा सका, लिंक डेवलप नहीं हो सका। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी हम्बल रीडिंग है कि अपील का फ़ैसला पढ़ने के बाद मैं अदालत के इस नुक्ता नज़र से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रही है। ठीक है, अब ये उस केस की कड़ियाँ थी कि पहले उन्होंने बंदे को अगवा किया, अगवा करने के बाद फिर उसको कत्ल किया। जब आप अगवा करना, उनका मिलना मिलाना ही साबित नहीं कर सके तो फिर वो कत्ल के साबित होने का सवाल जो है वो नहीं उठता। अच्छा, एक चीज़ ये है कि सिंध गवर्नमेंट या वफाकी हुकूमत इन मुलजमान को जो क्या बरी हो चुके हैं किसी सूरत भी उनको रिहा नहीं करना चाहती। अच्छा, उनको नज़रबंद कर दिया। उसके बाद जो नज़रबंदी की बुनियाद उन्होंने ये बताई कि मुख्तलिफ हसास इदारों इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट्स हैं कि ये मुल्ज़मान दहशतगर्द हैं और बाहर निकलेंगे फिर दहशतगर्दी की वारदातों में ये इस्तेमाल होंगे, वहाँ शामिल हो जाएंगे वहाँ दहशतगर्द ग्रुप्स के साथ। तो इसलिए इनको रिहा नहीं करना। सिंध हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला भी कलअदम करार दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि सिंध हुकूमत क्यों इनको रिहा नहीं करना चाहती, किसी सूरत भी रिहा नहीं करना चाहती? इवन के तौहीन अदालत की दरख्वास्त आ चुकी है। शायद साहब फेलियर है, बिल्कुल बड़ा शदीद किस्म का फेलियर है। अगर हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे ये कहते हैं कि ए को या बी को आप रिहा ना करें, ये बाहर निकला तो इससे जो है वो फिर वो मुआशरे में जो है वो ख़राबी पैदा होगी। भाई आप लोगों को हम किस लिए इतनी तनख्वाह दे रहे हैं? आप लोग किस लिए हैं? आप इसीलिए हैं ना लोगों को आप चेक रखें। आप इसलिए थोड़ी है कि आप कहेंगे कि भी जी मैं ड्यूटी अदा करने में नाकाम हो गया हूँ तो लिहाजा आप फ़लाँ बंदे को जो है वो बंद कर दें। भाई उसकी ज़िंदगी है, उसके हुकूक हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट्स हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ गारंटीज़ दी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे बताया कि बग़ैर इल्ज़ाम के आपको जो है वो बंद नहीं किया जाएगा। बग़ैर किसी आप पे अगर कोई जुर्म नहीं है आपको बंद नहीं किया। आपने नज़र बंद करना, आप उनको उनके घर पे कर लें। आप उनके घर पे क्यों नहीं करते? आपके देखें जी, आप उस अपील में गए हैं, अगर आपका केस इतना ही अच्छा है तो आप अपीलेट कोर्ट को कहें, सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करें कि भी जी हाई कोर्ट जो है वो हम पे प्रेशर हाई कोर्ट में जो है वो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे ख़िलाफ़ जो है वो चल रही हैं, तौहीन अदालत की दरख्वास्त आई हुई है। आप बराए मेहरबानी करके हमारी जो है वो इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो है जो हम लोगों ने इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगाई है, हमारी वो एप्लीकेशन सुन लें। हम ये ऑर्डर की सस्पेंशन चाह रहे हैं, आप उस एप्लीकेशन को सुन लें। आप ये कुछ भी नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं कि नहीं जी ये बाहर निकलेंगे तो ये जो है वो इनसे जो है वो नक्शे अमन का ख़तरा है। तो ऐसी तो मिसालें आपके माशरे में भरी पड़ी हैं। तो इसका मतलब है फिर तो आप सारे माशरे को, इदारों को चाहिए अपनी जो है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें, आएँ इन लोगों को बाहर निकलने दें, इन पर नज़र रखें। क्या अमेरिका में जो है वो जराइम पेशा लोग नहीं हैं? वहाँ पर भी वो फिर रहे हैं, वहाँ पर वो एजेंसियाँ ये बात कहती हैं कि भाई नहीं जी आप इस बंदे को इंडेफिनेटली बंद कर दें। ठीक है, तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि भाई ये एक सरी किस्म का हमारा फेलियर है। बहरहाल आपने अमेरिका की बात की, इसी तरह एडवोकेट जनरल सिंध का भी ये कहना है कि अगर किसी मुल्क की हसास एजेंसी, किसी इंटेलिजेंस इदारे की रिपोर्ट होती है कि कोई भी शख्स किसी दहशतगर्दी के मामले में मुलविस हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है, तो उस मामले में जब हुकूमत फ़ैसला करती है तो अदालतें उसमें मुदाखलत नहीं करती। उनका कहना है कि अदालत का जो मुदाखलत है इस मामले में वो सही नहीं है। बहरहाल फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।